आज के इस विश्लेषण में हम 1962 के भारत-चीन युद्ध की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सैन्य इतिहास में साहस की सबसे बड़ी मिसालों में से एक है। ये कहानी है बैटल ऑफ रेजांग ला की। इसे हम समझेंगे मेजर शैतान सिंह के उस असाधारण नेतृत्व के नजरिए से जिसने सच में इतिहास रच दिया। मतलब एक ऐसा युद्ध जहां कुछ मुट्ठी भर जवानों ने एक पूरी की पूरी विशाल सेना का रास्ता रोक दिया था। इस पूरे एपिसोड में हम उन तथ्यों और परिस्थितियों को डिकोड करेंगे जो इस घटना को इतना खास बनाते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं उन बर्फीली ऊंचाइयों पर। दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी की असली शुरुआत युद्ध के दौरान नहीं, बल्कि युद्ध खत्म होने के करीब 3 महीने बाद होती है। फरवरी 1963 का समय था। बर्फ से ढकी उन वीरान और शांत ऊंचाइयों पर एक गडरिया अपनी भेड़ें चराते हुए रास्ता भटक गया था, और वहां उसने जो देखा वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वहां चारों तरफ टूटे हुए बंकर और जवानों के जमे हुए शरीर थे। युद्ध को बीते 3 महीने हो चुके थे, पर वो जवान उस भयंकर बर्फ में बिल्कुल जम चुके थे। उनके हाथों में अब भी उनकी राइफलें तनी हुई थीं, उंगलियां ट्रिगर पर थीं। कुछ ने तो ग्रेनेड को इतनी मजबूती से जकड़ा हुआ था जैसे वो मौत के बाद भी दुश्मन पर हमला करने को तैयार हों। ये एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर बाद में वहां पहुंचे बड़े बड़े सैन्य अधिकारी भी सन्न रह गए थे। अब उस गडरिये की इस खोज से हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर 13 कुमाऊं रेजिमेंट की एक छोटी सी कंपनी ने इतने भारी सैन्य बल के सामने ये सर्वोच्च बलिदान दिया कैसे? कैसे उन्होंने एक इतनी बड़ी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया? इस सवाल की तह तक जाने के लिए हमें पहले उस जगह के रणनीतिक महत्व और उन भयानक हालातों को समझना होगा जिनमें मेजर शैतान सिंह और उनके जवान लड़ रहे थे। भाग 1, रणनीतिक महत्व और जमा देने वाली ठंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रेजांगला कोई आम जगह नहीं है। ये करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद एक बहुत ही अहम पहाड़ी दर्रा है। 1962 के युद्ध में चुशूल एयर स्ट्रिप की सुरक्षा के लिए इस दर्रे को अपने कब्जे में रखना सबसे ज्यादा जरूरी था। क्यों? क्योंकि इसी एयर स्ट्रिप से सैनिकों और हथियारों की आवाजाही होती थी। अगर चीनी सेना रेजांगला पर कब्जा कर लेती तो पूरा का पूरा चुशूल सेक्टर और वो एयर स्ट्रिप उनके सीधे कंट्रोल में आ जाते। मेजर शैतान सिंह इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे कि इस दर्रे को किसी भी कीमत पर बचाना है, क्योंकि इसे खोने का मतलब था पूरे इलाके पर से अपना वर्चस्व खो देना। लेकिन वहां पहुंचना और टिकना इतना आसान नहीं था। इन जवानों के सामने जो सबसे पहली क्रूर सच्चाई थी वो वहां का मौसम था। 13 कुमाऊं रेजिमेंट के इन जवानों को बारामूला से बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर सीधे यहां भेज दिया गया था। वहां का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उनके पास इस एक्सट्रीम कोल्ड के लिए न तो सही गर्म कपड़े थे और न ही वो खास विंटर बूट्स। ठंड का आलम ये था कि अगर आप कच्ची सब्जियां बाहर निकालें तो वो पल भर में पत्थर की तरह जम जाती थी, सांस तक जमने लगती थी। मतलब दुश्मन से गोलीबारी शुरू होने से पहले ही ये जमा देने वाली ठंड अपने आप में एक बहुत बड़ा दुश्मन बन चुकी थी। फिर भी उनके कमांडर ने जवानों का हौसला टूटने नहीं दिया। अगर हम आंकड़ों को देखें तो ये मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा था, बिल्कुल एक डेविड और गोलियत की तरह। जहां भारतीय जवानों की गिनती सिर्फ 120 थी, वहीं सामने 3,000 से भी ज्यादा चीनी सैनिक थे। हथियारों का भी जमीन आसमान का फर्क था। भारतीय सैनिकों के पास पुरानी 0.303 राइफल्स थी, जिन्हें हर बार फायर करने के बाद हाथ से रीलोड करना पड़ता था, जबकि दूसरी तरफ दुश्मन के पास एडवांस्ड सेल्फ लोडिंग राइफल्स, मशीन गन्स और रॉकेट्स थे। और सबसे बड़ी मुसीबत, कोई आर्टिलरी सपोर्ट नहीं था। रेजांगला के ठीक पीछे एक ऊंची पहाड़ी थी, जिसकी वजह से भारतीय तोपखाना चाहकर भी वहां तक अपनी मदद नहीं पहुंचा सकता था। मेजर शैतान सिंह को इसी भारी नुकसान वाली स्थिति में अपनी पूरी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी बनानी थी। भाग 2, असंभव परिस्थितियों में असाधारण नेतृत्व। अब जरा इस पल की कल्पना कीजिए। दुश्मन का भारी हमला शुरू हो चुका था। 120 जवान और सामने उन्नत हथियारों से लैस एक विशाल सेना। मेजर शैतान सिंह ने पीछे रेडियो पर मदद मांगी, लेकिन जवाब मिला कि कोई रीइंफोर्समेंट नहीं भेजी जा सकती और बेहतर यही होगा कि वे पोस्ट छोड़कर वापस आ जाएं। ये वो टर्निंग पॉइंट था जो इतिहास को हमेशा के लिए परिभाषित करता है। मेजर सिंह ने अपने जवानों को इकट्ठा किया और उन्हें पीछे हटने का विकल्प दिया। उन्होंने साफ बता दिया कि कोई मदद नहीं आएगी और दुश्मन हजारों में है। लेकिन उन जवानों का एक स्वर में जो जवाब आया वो था, साहब हम मर जाएंगे लेकिन ये पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। ये उनके असाधारण मनोबल और लीडरशिप पर भरोसे का सबसे बड़ा सबूत था।
जज्बा तो बहुत था, लेकिन असलियत ये थी कि गोलियां बहुत सीमित थीं। ऐसे में मेजर शैतान सिंह ने जो रणनीति अपनाई वो सच में बेमिसाल थी। उन्होंने एक बहुत ही सख्त फायर डिसिप्लिन लागू कर दिया। उनका पहला नियम था, कोई भी तब तक गोली नहीं चलाएगा जब तक दुश्मन एकदम करीब ना आ जाए। दूसरा, एक गोली एक दुश्मन, मतलब हर फायर का एक पक्का निशाना होना चाहिए, कोई भी गोली बर्बाद नहीं होनी चाहिए। और तीसरा नियम सबसे साहसिक था, जैसे ही दुश्मन मारा जाए तुरंत उसके हथियार और गोला बारूद छीन लिए जाएं, ताकि अपने खत्म होते एम्यूनिशन की भरपाई की जा सके। ये रणनीति दिखाती है कि वो कितने शानदार टैक्टिकल लीडर थे। भाग 3, हमलों की वो लहरें। 18 नवंबर की वो सुबह बेहद खौफनाक थी। हमले लगातार और पूरी प्लानिंग के साथ हो रहे थे। सुबह 3:30 बजे दुश्मन की तरफ से पहला बर्स्ट फायर हुआ। भारतीय जवानों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और दुश्मन को पीछे हटना पड़ा, लेकिन वो रुके नहीं। 4 बजे और फिर 4:55 पर लगातार बड़े हमले हुए। भारतीय जवानों ने अपनी सटीक फायरिंग से हर बार दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन सबसे घातक समय आया सुबह 6:25 पर। जैसे ही दिन का उजाला होने लगा, भारतीय सैनिकों की पोजीशन बिल्कुल साफ दिखने लगी। इसी का फायदा उठाकर चीनी सेना ने सीधा मोर्टार और रिकॉयल लेस राइफल से बमबारी शुरू कर दी और यहीं से भारतीय मोर्चे तबाह होने लगे। जैसे जैसे गोलियां खत्म होने लगी, लड़ाई का तरीका बिल्कुल बदल गया। जब दुश्मन खाइयों के करीब आ गए तो जवानों ने अपनी राइफल के आगे लगी संगीनों का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन चीनी सैनिकों ने जो विंटर जैकेट्स पहनी थी वो इतनी मोटी थीं कि संगीन उनके पार ही नहीं जा रही थी। अब यहाँ जो हुआ वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 13 कुमाऊं रेजिमेंट में हरियाणा के कई जवान थे जो सेना में आने से पहले कुश्ती लड़ते थे। इन पहलवानों ने अपने खाली हाथों से ही दुश्मनों को पछाड़ना शुरू कर दिया। नायक सिंह राम और उनके भाई गुलाब सिंह जैसे पहलवानों ने 2-2 दुश्मनों को गर्दन से पकड़ा और आपस में टकराकर धराशायी कर दिया। ये सच में एक विजुअल है जो दिमाग से जाता नहीं है। और इसी बीच मोर्चे पर डटे मेजर शैतान सिंह लगातार एक प्लाटून से दूसरी प्लाटून तक दौड़ रहे थे, अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। तभी एक गोली उनके हाथ और कंधे को चीरते हुए निकल गई। उनका हाथ इतना बुरी तरह डैमेज हो गया कि वो अपनी राइफल तक नहीं पकड़ पा रहे थे। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? बिल्कुल नहीं। अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उन्होंने एक लाइट मशीन गन को रस्सी से अपने पैर में बांध लिया और फायरिंग जारी रखी। बाद में उन्हें पेट में भी एक बर्स्ट लगा, जिससे उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि अंदरूनी हिस्से बाहर आ गए। फिर भी वो खून से लथपथ होकर अपनी आखिरी सांस तक मोर्चे पर डटे रहे। भाग 4, एक दर्दनाक बचाव और उसके बाद का मंजर। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। उस भयंकर लड़ाई के बाद 120 में से सिर्फ 6 घायल जवान जिंदा बचे थे जिन्हें दुश्मन ने बंदी बना लिया था। लेकिन उनमें से एक सिपाही निहाल सिंह किसी तरह वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए। रात का घना अंधेरा था, पीछे से दुश्मन की ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी और वो भाग रहे थे। उन्हें रास्ता बिल्कुल नहीं पता था। तभी उन्हें वहां एक कुत्ता दिखाई दिया जो युद्ध से पहले अक्सर भारतीय कैंप में आया करता था। उस बेजुबान कुत्ते ने एक दिशा में चलना शुरू किया और निहाल सिंह बस उसके पीछे पीछे चलते गए। उसी कुत्ते के मार्गदर्शन में वो किसी तरह भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर तक सही सलामत पहुंचने में सफल रहे। लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अब आता है। निहाल सिंह सहित जो 5 जवान वापस पहुंचे थे, जब उन्होंने हेडक्वार्टर्स में पूरी घटना बताई तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। सच कहूं तो अधिकारियों को लगा कि मुट्ठी भर जवान हजारों दुश्मनों को कैसे मार सकते हैं, ये तो असंभव है। नतीजा ये हुआ कि इन सर्वाइवर्स पर ही युद्ध का मैदान छोड़कर भागने का आरोप लग गया। उन्हें भगोड़ा कहा गया, समाज में अपमानित किया गया, यहाँ तक कि उनके बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। उन पर कोर्ट मार्शल की तलवार लटकने लगी। ये कितनी भयानक विडंबना थी, है ना? भाग 5, जमे हुए सच का सम्मान। ये दाग तब धुला जब वो गडरिया वहां पहुंचा। फरवरी 1963 में जब रेड क्रॉस और ब्रिगेडियर टी.एन. रैना की टीम रिजांगला पहुंची तो जो सच्चाई सामने आई उसने वहां खड़े हर इंसान को रुला दिया। 96 जवानों के शव वहां बर्फ में जमे हुए मिले और सबसे बड़ी बात, किसी भी जवान की पीठ पर गोली नहीं लगी थी। हर एक ने अपने सीने पर गोली खाई थी, जिसका मतलब साफ था कि कोई भी पीछे नहीं हटा था। नर्सिंग असिस्टेंट धर्मपाल दहिया के हाथ में अब भी मॉर्फिन की सिरिंज थी। वो आखिरी पल तक एक साथी का इलाज कर रहे थे। मेजर शैतान सिंह का शव उसी चट्टान के पास मिला जहां उन्हें छोड़ा गया था। ये सब देखकर उन कमांडर्स के आंसू छलक पड़े जो कभी उन जवानों पर शक कर रहे थे।
सच्चाई सामने आने के बाद इन शूरवीरों को वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे। रेजांग ला की उसी जमीन पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। भारत सरकार ने मेजर शैतान सिंह को देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया। इसके अलावा कंपनी के कई जवानों को वीर चक्र और सेना मेडल दिए गए। आज भी चुशूल में रेजांग ला वॉर मेमोरियल शान से खड़ा है, जो 13 कुमाऊं के उन शूरवीरों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 114। देखिए, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये 13 कुमाऊं रेजिमेंट के उन जवानों की गिनती है जिन्होंने उस बर्फीले मैदान में अपनी शहादत दी थी। 120 में से 114 जवानों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन अपने पीछे उन्होंने दुश्मन के 1300 से भी ज्यादा सैनिकों को ढेर कर दिया था। और सबसे अहम बात, उन्होंने चुशूल एयर स्ट्रिप को बचा लिया था। ये मिलिट्री इतिहास के सबसे महान लास्ट स्टैंड्स में से एक बन गया है। जब हम इस पूरे विश्लेषण के तथ्यों को एक साथ देखते हैं तो ये आखिरी सवाल हमारे सामने आता है। जब हार निश्चित हो, सारी परिस्थितियां आपके खिलाफ हों, मौसम आपका दुश्मन हो और पीछे हटने का विकल्प भी खुला हो, तब भी अपनी मातृभूमि के लिए डटे रहना, क्या यही असली लीडरशिप और ड्यूटी नहीं है? इन 114 जवानों ने हमें जो सिखाया है वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। इस अद्भुत शौर्य और साहस की कहानी पर विचार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।